हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो भाग 66। जैस्मिन के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका खुला हुआ गोरा बदन मोहित की बाहों में था। मोहित जैस्मिन के गले पर किस कर रहा था। आज इन दोनों कपल की सालगिरह और वैलेंटाइन दोनों था। जैसे ही 12 बजा, मोहित ने जैस्मिन की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके उस पार्ट पर हाथ रखकर सहलाने लगा जहाँ पर जैस्मिन को अधिक प्लेजर महसूस हुआ। तभी मोहित ने जैस्मिन के सीने पर अपने होठ रखा और प्यार से उसे चूमते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन वाइफी। और अब आगे, हैप्पी वैलेंटाइन बेबी एंड आल्सो हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर हब्बी। जैस्मिन ने प्यार से अपने पति मोहित को विश किया और उसके इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेट लिया। मोहित ने भी जैस्मिन को विश किया। आज इन दोनों पति पत्नी का दूसरा वैलेंटाइन और पहला एनिवर्सरी था। जैस्मिन और मोहित एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके दोस्तों पर इस वक्त भारी मुसीबत थी। मोहित जैस्मिन के होठों पर तो कभी उसके पेट पर तरह तरह से उसे प्यार कर रहा था, जबकि जैस्मिन के मन में आज इस वक्त वो सारी बातें चल रही थी। वो चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे जैस्मिन के साथ उसके अतीत में वो सब घटनाएं हुई। उन घटनाओं के बारे में सोचते हुए जैस्मिन की आंखों के एक कोने से आंसू की कुछ बूंद उसके कानों से होते हुए बालों में आ गई। मोहित की नज़र जैस्मिन के आंसुओं पर गई तो वो घबरा गया। उसने तुरंत जैस्मिन से पूछा, बेबी तुम्हें दर्द हुआ क्या? आई एम सॉरी। नहीं, मुझे दर्द नहीं हुआ, जैस्मिन ने प्यार से कहा और मोहित को अपने पास खींच लिया। मोहित ने उसे देखा और पूछा, फिर तुम रोई क्यों? मोहित के सवाल को सुनकर जैस्मिन उसे तो सब बता देना चाहती थी जो उसने कई सालों से अपने दिल में छिपा रखा था, लेकिन जैस्मिन की हिम्मत नहीं हुई। उसने ना में सर हिलाया और कहा, मुझे लगता है मेरी आंख में कुछ चला गया है। ओह, लाओ मुझे देखने दो। मोहित जैस्मिन के करीब आ गया। बेड पर लेटी हुई जैस्मिन और जैस्मिन के ऊपर लेटे हुए मोहित की बॉडी एक दूसरे से टच हो गए थे। जैस्मिन की मुलायम बॉडी को छूकर मोहित को अपने अंदर एक हलचल महसूस हुई। उसने जैस्मिन की पूरी बॉडी को चूमना शुरू किया। आज वो अपनी पत्नी जैस्मिन को वैलेंटाइन डे और अपन एनिवर्सरी पर प्यार दे रहा था। जैस्मिन भी इस पल में सब कुछ भूलकर उसका साथ देने लगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सना लगातार रोई जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि करीम के साथ ऐसा कुछ हो सकता था। सना को ऐसा लग रहा था जैसे इन सब की जिम्मेदार वही है। उसने क्यों करीम को अपनी तरफ आकर्षित होने दिया? अगर करीम उसकी तरफ न देख रहा होता तो जाहिर था कि एक्सीडेंट ना हुआ होता। सना के सामने हर वो पल याद आने लगे जब करीम और सना ने साथ में वक्त बिताए थे। वो पल जब करीम ने सना को अपनी पसंद के सबसे महंगे कपड़े दिलाए थे। वो पल जब करीम ने न चाहते हुए भी सना के हाथ की गंदी कॉफ़ी पी थी। वो पल जब सना के बीमार होने पर करीम उसके सामने पूरी रात बैठा रहा। वो पल जब करीम ने सना के लिए अपने हाथों से चाइनीज बनाया। वो पल जिस पल में करीम की बाहों में सना सबसे ज़्यादा सुरक्षित थी। बस करो सना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मिस्टर कपूर को, प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। प्रिया सना को सहारा दे रही थी, जबकि विहान ने अब तक कपूर मेंशन में भी ये खबर दे दी थी। कपूर मेंशन में ये खबर सुनने के बाद दिव्या जी घर एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी और उसी देर रात को दिव्या और अमित चंद जी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। दिव्या जी को देखते ही सना दौड़कर उसके पास आ गई और उनसे लिपट कर रोने लगी। उसने कहा, मॉम, करीम। हाँ बेटा। दिव्या जी ने सना के गालों पर हाथ रख दिया। दिव्या जी ने देखा सना के शरीर पर भी चोट के निशान थे। दिव्या जी को करीम की फिक्र थी, लेकिन वो केवल करीम के लिए ही नहीं बल्कि सना के लिए भी फिक्र दिखा रही थी। आखिर सना उनकी बहू थी। दिव्या जी ने परेशान होकर सना को गले से लगाया और उससे कहा,
चिंता मत करो बेटा, करीम बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी अमित चंद जी ने विहान से पूछा, विहान, डॉक्टर से क्या बात हुई? डॉक्टर ने कुछ बताया क्या? विहान ने ना में सर हिला दिया और कहा, नहीं सर, हम जब से करीम सर को यहाँ पर लेकर आए हैं, डॉक्टर ने हमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लगता है कि कुछ सीरियस है। विहान की बात सुनने के बाद दिव्या जी के चेहरे की परेशानी और बढ़ गई, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी। दिव्या जी एक स्ट्रांग महिला थी और वो अपनी बहू को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने विश्वास दिखाते हुए कहा, नहीं विहान, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है करीम जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दिव्या जी के हौसलों को देखकर सना को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और उसने भी कहा, हाँ मॉम, सही कह रही हैं, करीम को कुछ नहीं होगा, देखना सुबह होते ही सब ठीक होगा। प्रिया, बिहान, अमित चंद और दिव्या जी सब जल्दी से डॉक्टर से कुछ कहने का इंतजार करने लगे। और वहीं सना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आज से पहले सना ने कभी भी खुद को इतना अकेले और निसहाय महसूस नहीं किया। सब इधर उधर घूम रहे थे कि उस वार्ड का दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे के खुलते ही डॉक्टर सौरभ बाहर आ गया। उसके चेहरे की उदासी ही बता रही थी कि कुछ अच्छा नहीं था। सना और बाकी सब भी डॉक्टर को देखने लगे। विहान आगे आया और उसने जल्दी से पूछा, डॉक्टर अग्रवाल, कैसे हैं मिस्टर कपूर? उनकी तबीयत ठीक तो है? विहान के सवाल को सुनकर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने निराशा से अपनी नज़रों को झुकाया और कहा, वो हम मिस्टर कपूर को बचा नहीं पाए। व्हाट? विहान तो ये सुनते ही जैसे अपनी जगह पर फ्रीज हो गया, जबकि इतना सुनना भर था कि सना बेहोश होकर हॉस्पिटल के फर्श पर गिर पड़ी। जैसे ही सना बेहोश होकर गिरी, प्रिया जोर से चीखी, सना! सबका ध्यान सना की तरफ गया। दिव्या जी भागकर सना के पास गई और उसके सर को अपनी गोद में रख लिया। वो रो रही थी। एक तरफ करीम अब इस दुनिया में नहीं था, दूसरी तरफ सना बेहोश हो गई थी। अमित चंद जी गुस्से और घबराहट से चिल्लाए, डॉक्टर, जल्दी हमारी बहू को चेक करो। डॉक्टर सौरभ ने जल्दी से वार्ड बॉय को भेजा। उन लोगों ने सना को हॉस्पिटल के एक कमरे में लिटा दिया। डॉक्टर सौरभ ने देखा कि दिव्या जी लगातार रोई जा रही थी। प्रिया की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दिव्या जी अमित चंद जी के गले से लिपट गई और रोते हुए उन्होंने कहा, ये सब क्या हो गया हमारे बच्चों के साथ? हे ईश्वर, आपने ये क्या किया? इतना बोलते बोलते दिव्या जी भी बेहोश हो गई। आखिर वो भी माँ थी और अपने बच्चे की मौत को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अमित चंद और विहान वहाँ पर वो दोनों लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। किसी ने नहीं सोचा था कि करीम उन सबको इस तरह से छोड़कर चला जाएगा। विहान को एहसास हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में भी करीम का कितना बड़ा रोल था। प्रिया तो अपनी दोस्त सना के गम में दुखी थी। वहीं डॉक्टर सौरभ ने सना और दिव्या जी को चेक किया। उनके बगल में अमित चंद और विहान प्रिया साथ में खड़े थे। सना और दिव्या जी को चेक करने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि वो दोनों स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर सौरभ को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। असल में करीम जिंदा था और अब वो होश में भी आ चुका था। हालांकि करीम के सर से खून अधिक बह गया था, लेकिन उसे बचा लिया गया था। वो बस कमरे के अंदर अभी आराम कर रहा था। डॉक्टर सौरभ ने अमित चंद और विहान की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और हिम्मत करके अपनी बात को सुधारते हुए कहा, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। असल में मिस्टर कपूर को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस एक छोटा सा मजाक था। व्हाट? डॉक्टर अग्रवाल की बात सुनकर अमित चंद, प्रिया और विहान एकदम से खुश हो गए, लेकिन कुछ देर बाद ही अमित चंद जी ने डॉक्टर अग्रवाल को डांटना शुरू कर दिया। डॉक्टर अग्रवाल, क्या आपको ये कोई खेल लगता है? इस तरह की खबर कितनी बुरी हो सकती है, इसका अंदाज़ा नहीं है क्या आपको? आपने देखा ना,
आपके इस मजाक की वजह से मेरी पत्नी और मेरी बहू की क्या हालत हो रखी है। आई एम सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए। डॉक्टर अग्रवाल ने सर झुकाए हुए कहा। उसे अपनी गलती का एहसास था। अमित चंद जी ने उसकी बातों को इग्नोर किया और सख्ती से कहा, कहाँ है करीम? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी सर, डॉक्टर अग्रवाल ने हाँ में सर हिला दिया। सना और दिव्या जी को छोड़कर प्रिया, विहान और अमित चंद जी ये तीनों जल्दी से करीम के वार्ड में पहुंच गए। करीम बेड से अपनी पीठ टिकाए बैठा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। हालांकि ये प्लास्टर लंबे वक्त के लिए नहीं था। कमरे का दरवाजा खुला और वो तीनों जल्दी से कमरे के अंदर आ गए। करीम ने उन तीनों को देखा और हल्के से मुस्कुराया। विहान को देखते ही करीम ने सबसे पहला सवाल किया, विहान, सना कहाँ है? विहान ने करीम की बातों का जवाब नहीं दिया। वो करीम को इस तरह से बोलता देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। वहीं अमित चंद जी भी काफी इमोशनल हो गए थे। वो जल्दी से करीम के पास आ गए और उसके सर को प्यार से सहलाया। करीम ने अमित चंद जी की तरफ देखा। उसे पता था एक पिता के लिए अपने बच्चों को इस हालत में देखना कितना दुखदाई हो सकता था। करीम ने अमित चंद जी के हाथ को पकड़ लिया और उनकी तरफ देखकर उसने कहा, डैड, मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अमित चंद जी इससे अधिक कुछ नहीं बोल पाए। सच कहते हैं, बच्चे चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप को उनकी फिक्र उसी तरह होती है जिस तरह वो बचपन में फिक्र करते हैं। अमित चंद जी करीम के हाथ को पकड़े हुए बैठे थे, जैसे वो देर तक इस बात का अनुभव करना चाहते हों कि करीम सच में ठीक था। करीम ने एक बार फिर उन्हें सांत्वना दी और उनसे पूछा, डैड, क्या सना ठीक है? करीम के सवाल पर अमित चंद जी ने सर हिला दिया। उन्होंने कहा, हाँ, वो बस अभी बेहोश है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, जल्द ही ठीक हो जाएगी। और तुम्हारी माँ भी? मॉम को क्या हुआ? करीम ने चिंतित होकर पूछा। वो वो तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। चिंता मत करो, अब सब ठीक है, अमित चंद जी ने करीम को बताया। करीम को एहसास हुआ कि उसका परिवार उसे कितना चाहता था। करीम से कुछ देर बातें करने के बाद सब वहां से चले गए। वहीं प्रिया ने जल्दी से जाकर सना को देखा। सना होश में आ गई थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर करीम की लाश को देख सके। सना की आंखों से आंसू बह रहे थे। दिव्या जी, जो होश में आ चुकी थी, वो रोते हुए सना को संभाल रही थी। तभी प्रिया कमरे के अंदर आ गई। उसने खुश होकर सना की तरफ देखा और उससे कहा, सना, तू रो क्यों रही है? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्या अब मेरी बहू अपने पति की मौत पर रो भी नहीं सकती? दिव्या जी ने लगभग प्रिया को डांटते हुए कहा। प्रिया ने उनकी बात सुनकर सर को झटका और कहा, आंटी, मैं सच कह रही हूँ, डॉक्टर अग्रवाल ने बस झूठ कहा था। मिस्टर कपूर तो बिल्कुल ठीक है और वो सना का इंतजार कर रहे हैं। सना और दिव्या जी ने ये सुना तो उन्हें यकीन न हुआ। सना ने जल्दी से खुद को छुड़ाया और वहां से करीम के कमरे की ओर भागी। सना के पैरों में जैसे किसी कार का टायर लग गया था। वो बिना रुके बिजली की तेजी के साथ दौड़ने लगी। उसे बस करीम के पास पहुंचना था, चाहे जैसे भी। वहीं दिव्या जी ने सना को बेतहाशा भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे भागते हुए आवाज देने लगी, बेटा, आराम से। सना उनकी बात कहाँ सुनने वाली थी। सना आगे थी और प्रिया उसके पीछे और उनके पीछे दिव्या जी। वहीं करीम हॉस्पिटल के वार्ड में बेड पर पेट टिकाए बैठा हुआ था। वो जानता था कि बस सना कुछ देर बाद उसके सामने ही होगी। करीम सना के बारे में सोच रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। हवा का एक तेज झोंका कमरे में आया और साथ में आई सना। करीम ने देखा सना दरवाजे के पास खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी और आंखों में आंसू अब भी भरे हुए थे। करीम की तरफ देखते हुए सना बुदबुदाई, करीम,
सना के बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो एकदम बेसुध सी थी। करीम ने सना की हालत देखी और उसके भी शब्द धीरे से निकले। सना। जैसे ही करीम ने सना का नाम लिया, सना तेज कदमों के साथ दौड़ी और छोटे बच्चों की तरह आकर करीम से लिपट गई। उसके पीछे दिव्या जी और प्रिया भी वहां आ चुकी थी। नस पहले ही वहां से थी। उन सब ने देखा कि सना एक छोटे बच्चों की तरह करीम से लिपट गई थी। सना का सर करीम के सीने से लगा हुआ था और उसके हाथ करीम के गले में लिपटे हुए थे। करीम ने सना को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था और उसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया था। सना के आंसू करीम के कंधे को भिगो रहे थे। अपने बाहों में भरे हुए करीम ने सना के बालों को सहलाया और प्यार से कहा, बेबी। करीम, तुम तुम ठीक तो हो ना? रोते हुए सना ने करीम को कसकर पकड़ लिया। उसके कसकर पकड़ने से करीम को दर्द महसूस हुआ। उसने हल्के से आह भरी। करीम के हल्की चीख से सना को याद आया कि वो करीम के ऊपर थी। सना ने जल्दी से करीम के ऊपर से हटते हुए कहा, सॉरी सॉरी, तुम ठीक हो करीम? सना करीम के ऊपर से हटने वाली थी कि करीम ने उसका हाथ थाम लिया। करीम ने उसकी तरफ देखा और वो दोनों एक दूसरे को देखने में खो गए। जब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तब दिव्या जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई थी। दिव्या जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे ईश्वर, मेरे बच्चों को खुश रखना। सना और करीम को साथ देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। दिव्या जी ने प्रिया को इशारा किया और नर्स के साथ उन दोनों को वहां पर छोड़कर चली गई। अब कमरे में केवल करीम और सना ही थे। उन सबके जाने के बाद करीम ने सना के हाथ को पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। उसने सना के बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से उसके कानों के ओट में फंसाया और कहा, बेबी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? करीम के सवाल पूछने पर सना ने ना में सर हिला दिया। उसने करीम के सर पर बंधी पट्टी पर अपना हाथ रखा और धीरे से छूने की कोशिश की, लेकिन उसे डर था कि कहीं चोट न पहुंचा दे। करीम ने महसूस किया तो सना का हाथ पकड़कर उसे अपने सर पर रख दिया। सना के गालों पर आंसू की बूंदें लुढ़क आई और उसे अपने कांपते होठों से कहा, मैं बहुत डर गई थी करीम। मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। ये शब्द बोलते हुए सना के होठ बेकाबू होकर कांप रहे थे और उसके गालों पर आंसू एक बार फिर गंगा की धारा की तरह बहने लगा। करीम ने धीरे से अपने हाथ को ऊपर किया और सना के आंसुओं को अपनी उंगली से पोंछते हुए कहा, अब बस भी करो बीबी। क्या तुम मुझे इन आंसुओं में बहाकर खुद से दूर करना चाहती हो? करीम ने ये शब्द मजाक में कहे, लेकिन सना ने उसे घूर कर देखा और तुरंत करीम के होठों पर हाथ रख दिया। सना जो अब तक रो रही थी, उसने करीम को गुस्से से घूरा और कहा, आज ऐसी बात कह दी, लेकिन आगे से ऐसा मत कहना। करीम ने देखा सना की आंखों में आज कुछ अलग से एहसास थे। करीम मुस्कुरा दिया। उसने सना को अपने पास खींचा और उसके कानों में धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना आज क्या है? सना ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या है आज? वहीं दूसरी तरफ शैली के कमरे में वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि हर्ष था और जिसे शैली को चैन से सोता हुआ देखकर गुस्सा आ रहा था। वो जाकर शैली के पास बेड पर उसके बगल में लेट गया। उसके चेहरे पर स्माइल थी और उसके मन में कई सारे विचार प्लान बना रहे थे। हर्ष धीरे से उठा और बालकनी में गया। उसने अपने असिस्टेंट को एक मैसेज टाइप किया, मैं जो भी तुम्हें करने को कहा है उसे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर्ष को उसके असिस्टेंट का जवाब आया, बेशक सब ठीक से हो जाएगा सर। असिस्टेंट के मैसेज आने पर हर्ष मुस्कुरा दिया और मन ही मन खुद उसने कहा, क्या बात है हर्ष, आज तुम्हें इस वैलेंटाइन डे पर एक स्पेशल गिफ्ट मिल गया है। आज से ये लड़की उर्फ मिसेस शैली हर्ष कपूर मेरी हुई। हर्ष ने बेड पर सोई हुई शैली को देखा और स्माइल करने लगा। हर्ष के हाथ में एक पायल थी जिसे वो देख रहा था।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।